तैयारी करेंगे। तो आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा हिस्सा है, जिसकी वजह से हो सकता है पिछली बार आप काफ़ी लोग सिलेक्शन की वजह से चूके हों, और वो हिस्सा है दोस्तों आपका क्या, कंप्यूटर। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये भर्ती आई थी तब इसमें से कितने क्वेश्चन आ गए थे, 20, क्योंकि पहले मोस्टली 5 क्वेश्चन आते थे, सही है क्या, 5, तो कोई सीरियस नहीं लेता था, और कंप्यूटर को क्या सब ऐसे ही टाइम पास समझते थे। कंप्यूटर एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट जिसको मोस्टली बच्चों ने अपने समय पर क्या किया है, टाइम पास ही समझा है। और लास्ट भर्ती में इसने ऐसी धोखा दिया, ऐसा जो आप में से काफ़ी लोगों का सपना इसने भी तोड़ा है। किस किस का टूटा हुआ है, लास्ट भर्ती किस किस ने दी हुई है आप में से, है क्या कोई, कंप्यूटर की वजह से फेल हुए, सही है क्या? तो ज़्यादातर बच्चों से मैं पूछता हूँ तो वही है कि सर सरप्राइज था, हम सोच के कुछ गए थे कि 5 क्वेश्चन है, ऐसे ही जनरली करके आ जाएंगे, काम चल जाएगा, लेकिन कितने क्वेश्चन आए, 20। हालांकि सिलेबस आपका बहुत ही छोटा सा है और मात्र 4 टॉपिक आपके सिलेबस में है। कितने टॉपिक हैं, 4। एक है वर्ड, एक है एक्सेल, एक है आपका पावर पॉइंट, और एक है आपका इंटरनेट। इतना छोटा सा सिलेबस, तो जरूरी नहीं हर बार हम ऐसा उम्मीद करें कि इस बार भी 20 ही क्वेश्चन आ जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वापस 5 ही आए या फिर 10 ही आ जाए, वो एक किस्मत की बात है आपकी, ठीक है ना। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड है, खुद अपने आप में एक अलादीन का चिराग जैसे घिसता है, जो मन हो जाता है वो दे देता है, उसको खुद पता नहीं होता कि हम पेपर बनाते टाइम कि एक बार सिलेबस देखते हैं या नहीं देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, खुद नहीं पता होता है। आधे टाइम तो वो ऐसे ही चलता है, राम भरोसे, होता है कि नहीं होता, और राम भरोसे उसकी कट ऑफें जाती हैं, फिर या तो एकदम ज़बरदस्त कट ऑफ या फिर स्टूडेंट ही नहीं मिलते। 2 तरीके की कट ऑफ देखने को मिलती है अधीनस्थ बोर्ड में। कुछ भर्तियों में ऐसी मिलेगी कि रोल नंबर नहीं मिलते, और कुछ भर्तियों में ऐसी रहती है कि उसको स्टूडेंट नहीं मिलते। गई है ऐसी भी एक भर्ती अभी कंप्यूटर टीचर की, मानते हैं इस बात को। तो दोनों तरीके के रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं और दोनों तरीके के पेपर भी देखने को मिलते हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन वो 20 देगा या 5 देगा। हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज का पैटर्न रखा है, जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज, जैसे अभी आप में से काफ़ी लोगों ने लास्ट टाइम दी होगी, नहीं दी हो तो कल फिर है 4 तारीख को फिर से एक और टेस्ट सीरीज है जो सभी के लिए फ्री अवेलेबल है। उसके बाद एक और है 11 को, 3 टेस्ट हमने फ्री रखे हैं, और उनमें हमने जो पैटर्न रखा है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको कितने डालें दोस्तों, 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब अधीनस्थ बोर्ड चाहे 20 दे, चाहे 5 दे, चाहे 10 दे, वो उसकी इच्छा है। अपने जो पैटर्न लेके चल रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, अभी 10 के अकॉर्डिंग। बाद में यदि ये कोई नोटिस डालता है जिसमें पैटर्न निर्धारित करता है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अभी अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्लियर है। दूसरी बात, यदि हम सिलेबस की करते हैं तो सिलेबस में से वो पार्ट है जिसके आधार पर आपकी पूरी जॉब चलती है। यदि आप बात करें इस कंप्यूटर पोस्ट की, संगणक पोस्ट की, तो आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी सिर्फ 2 सॉफ्टवेयरों पर निकल जाती है आपके ऑफिस में, वर्ड और एक्सेल। आप चाहे प्रमोशन ले लें, संगणक से एएसओ बढ़ जाए, एएसओ से एसओ बढ़ जाए, तो भी आपकी हमेशा नौकरी किस पर चलेगी, वर्ड और एक्सेल पर। शायद ये भी आपको पता होगा, क्योंकि संगणक का जो काम है, आपका डिपार्टमेंट देखो क्या है, स्टैटिक, यही ना सांख्यिकी विभाग, उसका पूरा काम होता है डेटा कलेक्ट करने का। जितनी भी सूचनाएं, या फिर मैं कहूँ आपकी एक बुक आती है वो, जिसमें शायद कुछ आंकड़ों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक के ही, आर्थिक समीक्षा, सही है क्या। तो वो आर्थिक समीक्षा में जितनी भी वो टेबलें बनी है ना सारी, उनमें जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो सारा आपके डिपार्टमेंट का है। यानी उसमें सारी जो मेहनत होती है वो संगणक, एएसओ, इन्हीं की होती है। तो पूरी लाइफ आपको एक्सेल की सीटें खेलनी है, सीटें बढ़ाओ, अपडेट करो, फॉर्मूले लगाओ। यानी जो चीज़ हम यहाँ पर आज थ्योरी में पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर हम पूरी नौकरी करेंगे प्रैक्टिकली। तो थ्योरेटिकली भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा प्रैक्टिकली भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ कि यदि हमारे सिलेबस में होता बेसिक कंप्यूटर, तो उसमें कुछ पार्ट ऐसा आ जाता है जिसे हम रटपिट के काम चला लेते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और उनकी फुल फॉर्म। यदि ये पार्ट हमारे सिलेबस में होता है तो हम रट लेते हैं और काम
चल भी जाता है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में जो ये सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप यदि रटोगे तो फंसोगे। 3 सॉफ्टवेयर, तीनों में बोल्ड इसमें भी है, बोल्ड इसमें भी है और बोल्ड इसमें भी है या नहीं? फॉन्ट इसमें भी चलेगा, फॉन्ट की साइज इसमें भी चलेगी, फॉन्ट इसमें भी है, फॉन्ट की साइज इसमें भी है, जूम ये भी होता है और जूम ये भी होता है, होम टैब इसमें भी आएगी, होम टैब इसमें भी आएगी, सभी में आएगी। तो तीनों के तीनों में जब लास्ट में कंक्लूजन निकलता है ना, तो बच्चा फंस जाता है कि आंसर कौन सा है। एक जैसे लगते हैं सारे ऑप्शन। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपको मिलते हैं जिनमें एक जैसा ऑप्शन देखने को मिलेगा और वहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इन सॉफ्टवेयरों को यदि आपको पढ़ना है तो इनको पहले समझना जरूरी है। यदि आपको इनका थोड़ा भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और हमेशा रट के काम चला रहे हो, तो रटने से आप 1-2 क्वेश्चन तो सही कर लोगे इन सॉफ्टवेयरों के जो फिक्स होते हैं, लेकिन बाकी के नहीं कर पाओगे। आगे आ जाएं, आप इधर बैठ जाएं, इधर इनके साथ हो जाएं, और साइड थोड़ा सा गुड़िया यूँ दब जाए, ठीक है। तो मैं हमेशा बच्चों को यही सलाह देता हूं कि इन 3 सॉफ्टवेयरों को तो रट के नहीं, समझते हुए पढ़ना है। यदि आप में रटने की ज़्यादा कैपेबिलिटी है तो फिर आप इसमें फिर भी थोड़ा बहुत रटने का काम चला सकते हैं। किसमें? इंटरनेट वाले में। हालांकि समझना तो इसको भी पड़ेगा, लेकिन ये होता है कि इसमें चलो फिर भी कुछ पार्ट ऐसा है जो फिक्स है, रट सकते हो आप। कंप्यूटर के जनक कौन है, पहला कंप्यूटर से इंटरनेट कब चला था, कंपनी कौन सी थी, आईपी एड्रेस, तो वो कुछ वैल्यू हैं जिनको आप डायरेक्ट रट सकते हो और काम चल सकता है। लेकिन इनमें यदि आप रटोगे तो कुछ क्वेश्चन तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी डेप्थ में पूछ लिया तो आप फंसोगे। क्लियर है बात? चलिए कुछ हम प्रीवियस ईयर का, आपने मुझे लगता है सभी बच्चों ने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देखे भी होंगे और पेपर भी पढ़े होंगे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, अक्सर मुझे अच्छा क्वेश्चन लगता है। एक वीडियो प्री में पूछा गया आपके एक्सेल में से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इक्वल टू लेफ्ट राजस्थान, जिन्होंने यदि वीडियो दिया होगा तो उनको ये क्वेश्चन याद होगा। है क्या किसी को? मिड और ये है गंगा, 2 और 2। किसमें था ये क्वेश्चन? वीडियो प्री एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था, जो अभी हुई थी। अभी शायद ज्वाइनिंग और वेटिंग लिस्ट इसकी बाकी है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होगा इसका आंसर? राजन। अच्छा क्वेश्चन है क्या? किस किस ने देखा ये क्वेश्चन? ईमानदारी से बताना। प्रीवियस ईयर कभी तो ढूंढते होंगे थोड़ा बहुत तो। अच्छा, कंप्यूटर को छोड़ रखा है सर, बाकी सब ढूंढ लेते हैं, कंप्यूटर छोड़ देते हैं ना, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है। यही है क्या? देखो कैसे काम करता है ये फंक्शन। सिंपल सा, एक बार देखना, समझना। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करते तो भी हम इसे सही कर सकते हैं, ऑप्शन देख के भी। सही है क्या? ये कहता है लेफ्ट साइड से राजस्थान के 3 अक्षर, लेफ्ट साइड से राजस्थान के 3 अक्षर, तो आंसर क्या मिलेगा? राज। सही है क्या? इस चिन्ह को एज इट इज लगा दो, जैसा है वैसा लगा दो। गंगा, अगला क्या है? गंगा। गंगा में कहता है मिड, यानी गंगा में बीच के शब्द। कहाँ के? बीच के। कहाँ से शुरू करें बीच में? तो वो है आप 2 से तो शुरू करो और टोटल अक्षर भी कितने लो? 2 लो, यानी दूसरे से शुरू करना है। टोटल भी कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। तो कौन कौन से होंगे भाई? ए और एन। ये मेरा दूसरा अक्षर और टोटल 2 लेने हैं, तो ए और एन। तो आंसर इसका क्या मिलेगा? ए एन। और ये फंक्शन आपके संगणक में पूछा गया था, सिंबल पूछा गया था डायरेक्ट लास्ट ईयर, कि किन्हीं भी शब्दों को कॉन्केटेनेट करना हो तो हम कौन से फंक्शन का या कौन से सिंबल का यूज करते हैं। तो M% उसका आंसर था। हम अपनी भाषा में एंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम क्या करता है? 2 सेलों में दी गई वैल्यू को आपस में मिलाने का काम करता है। तो इन दोनों को मिला देगा, यही तो क्या होगा? राजन।
तो देखो ये सिंबल की वजह से मैंने आपको बताया, ना कि वीडियो की वजह से। ये सिंबल कौन सी एग्जाम में पूछा गया था? आपके संगणक में पूछा गया था। क्लियर है? और उसी सिंबल को मिला करके फिर एक और क्वेश्चन डाल दिया उसने, कौन सी एग्जाम में? वीडियो में। सही है क्या? ऐसा ये क्वेश्चन संगणक का लेफ्ट की जगह राइट था शायद। क्या था? राइट इक्वल टू राइट इंडिया, और इसमें क्या थे शब्द? दो लिए गए थे। तो राइट साइड से इंडिया के 2 कैरेक्टर, तो क्या आंसर था इसका? IA। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि इनको ये आप कैसे रट लोगे बताओ? समझना ही पड़ेगा ना। ये तो एक तरीके से मैथ के फंक्शन है, मैथ के फॉर्मूले की टाइप है। ऐसे ही फॉर्मूले यहाँ पर है कि यहाँ पर आप रट के काम नहीं चला सकते। तो हर चीज़ को रटना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। काफ़ी बच्चे होते हैं बस लगे रहते हैं रटने। तो कंप्यूटर को पहली चीज़ तो रटना छोड़ देना, ठीक है ना? रटोगे नहीं आज से ही। एक ही ध्यान रखनी है कि हमें उसको समझना पड़ेगा। दूसरा देखो, वर्ड की बात कर लेते हैं। किसकी? वर्ड। MS वर्ड सॉफ्टवेयर, सीधा सा सॉफ्टवेयर है, सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन इसके सबसे टेढ़े होते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, 2 शब्द ले लेता हूं आपके लिए मैं। एक शब्द है मान लो इंडेंट, क्या है? और सॉरी इंडेंट, और एक है शब्द आपका अलाइनमेंट। क्या है? अलाइनमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है? इंडेंट और अलाइनमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो, एक तो है स्पेसिंग देने का तरीका। एक में तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से स्पेस दे रहे हैं और उसको एक अलग नाम से जानते हैं। और एक है लाइनों को अरेंज करने का तरीका। एक में स्पेस नहीं दे रहे, सिर्फ लाइनों को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं, यानी पैराग्राफ्स को अरेंज कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं? देखो, आप एप्लीकेशन लिखते हो, जैसे सेवा में श्रीमान लिखा होगा सभी ने, या नीचे महोदय, सभी ने नम्र निवेदन वाली लाइनें लिखती हैं। तो वहाँ आप देखते हो कि सेवा में को तो आप शुरू से लिखते हो, सही है ना? और बाकी की लाइनों को स्पेस देके नीचे आते हैं महोदय के बाद में, तो वहाँ पर भी आप सभी ने नम्र निवेदन वाली लाइन को आगे से लिखते हो और बाकी की लाइन को पीछे से। यानी देखो, किसी पैराग्राफ में तो एक लाइन को शुरू से लिख रहे हो, बाकी को आगे से, और किसी में एक लाइन को आगे से लिख रहे हो, बाकी को पीछे से। कुछ ऐसे देखें, पहली लाइन को मैंने शुरू से लिखा और बाकी की लाइनों को स्पेस दे करके। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका हुआ मेरा कि पहली लाइन को मैंने स्पेस दे के लिखा और बाकी की लाइनों को पीछे से लिखा। ये मेरा दूसरा तरीका हुआ। इसमें मैंने कहा किया है, पहली लाइन को स्पेस दिया है। किसको? पहली लाइन को। और इसमें मैंने क्या किया है, पहली को छोड़ करके बाकी की सभी लाइनों में स्पेस दिया है। सही है क्या? पहली को छोड़ करके बाकी की सभी लाइनों में स्पेस दिया है। तो इसको तो कह रहे हैं हम इंडेंट। क्या बोल रहे हैं? पहली लाइन में दिया तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली को छोड़ दिया तो हैंगिंग इंडेंट, और सभी में लेफ्ट से दे दिया तो लेफ्ट, और सभी में राइट से दे दिया तो राइट। ये भी एक तरीका है। इसमें हम कुछ नहीं, बस लिखने का तरीका देखते हैं कि हमने पैराग्राफ में एक साइड लाइनों को बराबर रखा और एक साइड हमने लाइनों को थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया। ये देखो, एक में दोनों तरफ ही छोटा बड़ा कर दिया और एक तरीके में हमने दोनों तरफ ही बराबर कर दिया। तो ये लिखने के तरीके हुए, जिसमें हमने लेफ्ट साइड में सब लाइनों को समान रखा। देखो, लेफ्ट में तो बराबर है, राइट में आगे पीछे हो रखी है छोटी बड़ी, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट। इसमें राइट में समान है तो राइट, दोनों तरफ नहीं है तो सेंटर, और दोनों तरफ है तो जस्टिफाई। तो ये लिखने के तरीके हैं। यानी सारी चीज़ कहीं ना कहीं हमारी नज़रों के सामने होती है, हम रेगुलर यूज में कर रहे होते हैं। बस अंतर इतना सा है कि वो हमारी हार्ड कॉपी का तरीका था, अब हमारी सॉफ्ट कॉपी का तरीका, और सॉफ्ट कॉपी में आते ही उन चीज़ों के नाम बदल जाते हैं।
अब नाम बदलेंगे तो नामों को यदि हमने याद रख लिया और उनको पहचानने की कला हमारे साथ है कि उन नामों को हमने पहचान लिया तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सब आसान है। और यदि आपने नाम को नहीं पहचाना, उसमें ही फंस गए, तो समझ लो आप फंस गए। समझे कि नहीं? हार्ड कॉपी की चीज को किस में लेके आ रहा है एमएस वर्ड? सॉफ्ट कॉपी में, और सॉफ्ट कॉपी में उनका नामकरण बदल दिया गया है। अब दूसरी बड़ी समस्या आती है कंप्यूटर में, दो चीजें होगी। तीसरी, हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं? ये देखो, यानी क्लास में 90% या 95% ही हिंदी मीडियम, और इंग्लिश मीडियम 5-7 बच्चे। अब समस्या आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, क्योंकि उनको ये नाम बस यदि इंग्लिश में लिखा है तो ये टफ है, और यदि मैं इसी शब्द को ऐसे लिख दूंगा हिंदी में इंडेंट, तब ये उनके लिए आसान है। इतना सा डिफरेंस है। टफ उनको इसलिए लगता है क्योंकि वो ढूंढते हैं कि इंडेंट यानी क्या, इंडेंट यानी क्या। भाई हमेशा हमारे क्या है, बचपन से सिखाया गया है कि ए फॉर एप्पल, और एप्पल यानी सेब। तो अब यहां भी हमें जरूरत पड़ जाती है कि इंडेंट ठीक है ये, लेकिन इंडेंट यानी क्या। तो हमें पहली चीज कंप्यूटर में यही ध्यान रखनी है कि किसी भी शब्द का हिंदी में हमें अनुवाद नहीं ढूंढना है। यदि हिंदी मीडियम वालों ने इतनी सी बात मान ली कि उन्होंने अनुवाद करना छोड़ दिया, तो समझ लो उनको कंप्यूटर और आसान हो गया। जिसको सुविधा ऐसे लिखने में है वो ऐसे भी लिखे, और जिसको सुविधा ऐसे लिखने में है वो ऐसे भी लिखे। अलाइनमेंट है हिंदी में, आप अलाइनमेंट को ऐसे भी लिखें, और एग्जाम में मोस्टली यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलाइनमेंट का शुद्ध हिंदी करोगे तो वो होगा संरेखित, जो कहीं लिखा हुआ मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। जैसे कंप्यूटर का शुद्ध हिंदी होता है आपका संगणक, लेकिन लिखा हुआ हमें ज्यादातर क्या ही मिलता है? कंप्यूटर ही लिखा मिलता है। सही है। कंप्यूटर में डलती है विंडो, अब विंडो का हिंदी अनुवाद करोगे तो क्या होगी? खिड़की होगी या नहीं होगी? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, हमें अनुवाद नहीं करना है, अनुवाद नहीं करना है। नहीं तो देखो एक शब्द आ गया माउस, क्या करोगे हिंदी अनुवाद? चूहा। बहुत से शब्द हैं ऐसे, किसी भी शब्द का यदि आपने हिंदी अनुवाद निकाला तो अर्थ का अनर्थ जो बोलते हैं वो हो जाता है कंप्यूटर में। तो हमें अनुवाद नहीं करके उसको हिंदी में जैसा है वैसा ही लिख लेना है। तो यहाँ से आपके लिए जो भाषा वाली समस्या है वो दूर हो जाएगी, और एग्जामों में आपको यही शब्द लिखे हुए मिलेंगे, कोई शुद्ध हिंदी रूपांतरण इनका लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और यदि लिखा हुआ मिल भी जाए तो आपके पास तो पेपर डुअल लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों ही भाषाओं में आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये तो हुई पढ़ते टाइम सावधानी रखने की बात कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, तब आपको समझना आसान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। और टॉपिक की शुरुआत के जो हमारे तीनों टॉपिक हैं, ये तीनों हमारे एक पैकेज का हिस्सा हैं, और उस पैकेज को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? एमएस ऑफिस के नाम से। किस नाम से? एमएस ऑफिस। और एमएस का मतलब ये एक कंपनी का नाम है जिसने इसे पैकेज को बनाया है, जिसने इन सॉफ्टवेयरों की निर्माता है, और उसका नाम क्या है पूरा? माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट। तो जब भी साथ में, क्योंकि हम बोलते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, तो एमएस का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। कब आई थी ये कंपनी पहली बार? पीडी छोड़ो, ईयर बताओ डायरेक्ट। अब पीडी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम पीडीओ की चर्चा ही नहीं करेंगे। 1975 में। वेरी गुड, 4 अप्रैल 1975। कौन थे इसके फाउंडर? बिल गेट्स। इन्हें याद रख लें, बहुत है। इतना सा ही एक चीज और याद रख लेनी है, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? कभी कभी नॉर्मल, वैसे तो करंट का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से तो नहीं होता है इतना मतलब, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। कौन है? सत्य नडेला। वर्तमान में इस कंपनी के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। तो ये भी एक आपको ध्यान में रखना है।
और इसी कंपनी ने अब इस पैकेज को कब कैसे बनाया उसके बारे में जानिए। तो देखो, जब ये पैकेज बना तो सबसे पहले इस पैकेज में मात्र 3 ही सॉफ्टवेयर बनाए गए थे और डाले गए थे, और वो तीनों ही हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। सबसे पहले कौन सा आया था? MS वर्ड, और ये वर्ड आया था आपका 1983 में। 1983 में। याद कैसे रखोगे? इजी है क्या? वर्ल्ड कप कब जीता था इंडिया? पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का, सही है? वो ईयर याद रख लेना। वर्ल्ड कप से वर्ड और ईयर वही है 1900। बाई चांस पूछेगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। उसके बाद के जो सॉफ्टवेयर हैं सब में 2-2 साल का आपको गैप देना है। एक्सेल 1985, पावर पॉइंट 1987 में, और तीनों को मिलाने का जो काम था वो भी 2 साल बाद हुआ 1989 में। तीनों को मिला दिया गया और फिर क्या बना दिया? MS ऑफिस, ऐसे बड़ा सा। तो देखो, एक ईयर याद रखनी है भारत के वर्ल्ड कप वाली, बाकी सब में 2-2 साल का गैप देना, ऑटोमेटिक सारी ईयर याद। सबसे पहले वर्ड, फिर एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, और फिर तीनों को मिला करके क्या बना दिया गया? MS ऑफिस बना दिया गया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा है कि ये जो MS ऑफिस बना पहली बार, ये किसी दूसरी कंपनी के लिए बना। अब जब कंप्यूटर की बात होती है तो 2 ही कंपनी है, एक तो ये रही आपकी माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरी एक कंपनी और आती है एप्पल। कौन सी? एप्पल। तो ये आपकी 1 अप्रैल 1976 को, कब आई? 1 अप्रैल 1976 को। और इसके फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। और इसके वर्तमान CEO, वर्तमान में CEO कौन है भाई? टिम है, यही है क्या? कुक, टिम कुक। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भले ही। कुक है ना, अब खाना नहीं बनाता है, आदमी है वो। ठीक है। इसका क्या है कि देखो, हमारे जो ज्यादातर कंप्यूटर हैं उनमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में होते हैं। कितने? 2। एक तो होता है आपका जो एप्पल वाला रखते हैं वो, जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? मैक। यानी जिनके पास एप्पल कंपनी का लैपटॉप या कंप्यूटर है, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से वो चलता है, वो कौन सा होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक जो आम आदमी के पास होता है, हम जैसों के पास मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हमारे पास जो ये कंप्यूटर रखा हुआ है, इसमें यदि मैं बात करूं तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। तो ये जो पहली बार हमारा बना है पैकेज MS ऑफिस, ये पहली बार किसके लिए बना? मैक के लिए। किसके लिए? मैक के लिए। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने वाली कि जब 1989 में MS ऑफिस पैकेज पहली बार बना तीनों सॉफ्टवेयरों के साथ में, तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना? तो उसका नाम क्या है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कभी कभी पूछ ले मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तब हम कहेंगे एप्पल कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? एप्पल। इसीलिए देखो, उसके लैपटॉपों को बोलते हैं मैकबुक, मैक एयर, आते हैं ना ऐसे नाम, इसीलिए आते हैं। आईफोन मोबाइल वाला, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मैक नहीं होता, iOS होता है। जैसे अपने मोबाइलों में एंड्रॉयड, क्या है? एंड्रॉयड। ठीक है ना। अब बात आती है सर विंडो के लिए कब बना? तो 1 साल बाद, यानी 1990 में। इसके 1 साल बाद। ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, ऑफिस से आया था, इसलिए बीच में ऑफिस के कुछ काम से फोन लगातार आ रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, है ना। थोड़ा सा साइलेंट रखना, किसी को पता नहीं है।
हाँ जी, कहाँ थे हम? दोबारा से एक बार नजर डाल लेंगे। सबसे पहले देखो सॉफ्टवेयरों की बात करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड कब आया? 1983 में। फिर एक्सेल कब आया है? उसके बाद पावर पॉइंट कब आया है? 1987 में। और फिर दोनों तीनों को मिलाकर के जो पैकेज बना है उसका नाम क्या है? एमएस। और वो कब बनाया था? लेकिन किस सॉफ्टवेयर के लिए बना था? और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? एप्पल। दूसरा, ज्यादातर यूजर हमारे यहाँ पर किसके पाए जाते हैं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एमएस ऑफिस कब आया? 1990 में। ध्यान रखना 1990 में विंडो नहीं आया है, क्या आया है? एमएस ऑफिस। अब इसको हम पैकेज भी बोलते हैं, इसको हम सूट भी बोलते हैं। पैकेज इसलिए क्योंकि दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयरों का क्या है? ये समूह है, मिला करके बनाया गया है। इजी है कि नहीं? याद रख लोगे आसानी से। अब बात आती है कि क्या दुनिया में एकमात्र यही ऐसा पैकेज है या इसके अलावा और भी पैकेज पहले बन चुके थे? भाई एमएस ऑफिस ही एकमात्र पैकेज है या इसके अतिरिक्त भी और पैकेज बन चुके थे? हाँ जी, बिल्कुल, पहले भी ऐसे कई पैकेज बन चुके थे। और उनकी शुरुआत हुई थी, एक आया था सबसे पहले स्टार राइटर, जिसका बाद में नाम जो जाना गया वो था स्टार ऑफिस। क्या नाम था? स्टार ऑफिस सबसे पहले आ चुका था ये। और स्टार ऑफिस के बाद में भी और आया है, उसी को अपग्रेड करके बनाया गया और उसका नाम था ओपन ऑफिस। क्या नाम है? ओपन ऑफिस। फिर उसमें भी अपग्रेड हुए और फिर एक और नया पैकेज बना जिसका नाम था अपाचे ऑफिस। क्या नाम है? अपाचे ऑफिस। और एक एप्पल कंपनी ने स्पेशली खुद के लिए डिजाइन किया जिसको नाम दिया गया नियो ऑफिस। क्या नाम है? नियो ऑफिस। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अकेला एमएस ऑफिस ही एक ऐसा पैकेज है जिसमें दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयरों को मिलाया गया है। इसके जैसे और कई सारे पैकेजेस हैं जिनमें से कुछ सेलेक्टेड चुनिंदा हमारे सामने होते हैं, तो उनके भी हम नाम लिखेंगे। अन्य वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, इनको क्या बोला जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज निम्न है। जिनमें से नंबर 1 ये है आपका स्टार ऑफिस। क्या नाम है? स्टार ऑफिस। नंबर 2 ओपन ऑफिस, पूरा नाम आता है इसका .org, ओपन ऑफिस .org। शॉर्ट में इसको OOO भी लिख देते हैं। काफी किताबों में आपको क्या लिखा मिलेगा? OOO। उसके बाद इसका जो अपग्रेडेड है वो है आपका अपाचे ऑफिस। उसके बाद इसी का और अपग्रेडेड है एक लिब्रे ऑफिस। क्या नाम है? लिब्रे ऑफिस। और एक जो एप्पल कंपनी ने खुद के लिए डिजाइन किया था उसका नाम है नियो ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक और अलग से डिजाइन किया है अभी, ऑफिस 365। क्या नाम है? ऑफिस 365। और एक मोबाइल्स के लिए भी एक ऐप है अलग से डिजाइन की गई और अभी भी मिलती है। मोबाइल ऐप यदि आप देखेंगे आपके प्ले स्टोर पर तो वहाँ भी मिलेगा आपको WPS। क्या नाम है? WPS। मोबाइल में मिल जाती है ये, प्ले स्टोर में आप चेक करेंगे तो। क्लियर है? तो ये सभी, अब WPS में भी आपको वर्ड भी मिलेगा, एक्सेल जैसा भी मिलेगा और पावर पॉइंट जैसा भी। तो वो भी तो एक पैकेज है, बस मोबाइल यूजर के लिए बनाया गया है वो। क्लियर है ये बात? और एक ऑफिस 365 ये लैपटॉप के लिए यानी कंप्यूटर के लिए भी है और मोबाइल्स के लिए भी है। इसकी भी अलग से आपको ऐप मिल जाएगी आपके प्ले स्टोर में। ठीक है कि नहीं? तो दोनों ही मोबाइल यूजर के लिए भी हैं अलग अलग। तो कोई यदि आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पैकेज है या नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना ये नाम आपको पता होंगे तो आप कह देंगे ये सभी पैकेज हैं, इनके अलावा और कोई नाम आता है तो वो पैकेज का हिस्सा नहीं है। क्लियर है ये बात?
याद रख लेंगे इतना सा, दोबारा से देख लें। सबसे पहला कौन सा है? स्टार ऑफिस। नंबर दूसरा ओपन ऑफिस। नंबर 3 अपाचे ऑफिस। नंबर 4 लिब्रे ऑफिस। नंबर 5 नंबर 6 ऑफिस 365। नंबर 7 WPS। इजी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे खुद के MS ऑफिस के वर्जन्स के बारे में कि MS ऑफिस के टोटल कितने वर्जन आए हुए हैं। और ये ध्यान रखना हम किसके अनुसार चर्चा करेंगे? विंडो के अनुसार, क्योंकि हमारे यदि क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर के हिसाब से पूछे जाते हैं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार, क्योंकि इंडिया में आज भी 90% पॉपुलेशन के पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। 10% ऐसे लोग होंगे जो एप्पल का लेके घूम रहे होंगे। सही है क्या? अपनी क्लास में देख लो, कोई 1-2 के पास आप में से होगा जो एप्पल यूज़र होगा, नहीं मोस्टली क्या होंगे? विंडो यूज़र। मोबाइलों में भी एंड्रॉयड के ज़्यादा मिलेंगे, आईफोन के कम। महंगा आता है इसलिए, और कोई बात नहीं। और इंडिया हमारा वैसे गरीब देश कहलाता है हमारा। सही है ना? तो गरीबी बड़ा ज़्यादा है, ये समझ लो आप। सबसे पहला जो वर्जन आया आपका ऑफिस, पहला ऑफिस 1.0, ये आपका आ गया था 1990 में। 1990 जो अभी हमने लिखा था। 89 में तो आया हमारे मैक के लिए और 90 में आया विंडो के लिए। अब देखो इन वर्जनों में भी क्या होता है? अपग्रेड्स और आते हैं, अपडेट्स। क्या बोलते हैं? अपडेट। आपकी मोबाइल ऐप भी अपडेट होती रहती हैं, कुछ एरर्स होती है उसको दूर करके फिर नया उसी में एक अपडेट। वर्जन चेंज नहीं करते हैं, उसी वर्जन में कुछ अपडेट और दे देते हैं। तो इसमें ऐसे ही 2 अपडेट्स और आए थे, चाहे तो अलग लिख लें चाहे तो एक साथ। 1.5 और 1.6 1991 में इसी वर्जन का हिस्सा है 1.5 और 1.6। ऐसे ही फिर हमारा ऑफिस 2 आया 1992 में। फिर हमारे पास में ऑफिस 3 आया, लेकिन ये आया आपका 1994 में। और एक आपका ऑफिस 4 आया। 4 में सबसे ज़्यादा चलने वाला था 4.2, ये भी आपका 1994 में। अब ध्यान दें, यहाँ तक तो हमारा क्रम सब सही चल रहा था। 1 2 3 4, 1 2 ईजिली याद रखने वाला। लेकिन इन्होंने फिर मॉडिफाई कर दिया, नाम बदल करके, और नंबर 6वां जो वर्जन निकाला इन्होंने, क्या निकाला? ऑफिस 95। और ये कब निकाला? 1995। यानी अब नामकरण कैसे करने लगे ये लोग? जिस ईयर में निकाल रहे हैं उसी को नाम दे दो। उनके मैनेजमेंट के लिए इजी हो जाएगा, हमारे लिए थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा फिर कि पहले ऐसे याद रखो फिर ऐसे याद रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ईयर याद होगी तो ये याद हो गया, और ये याद हो गया तो ईयर याद होगी। कुछ एक में चेंजेस हैं वो अलग से याद रखने पड़ते हैं, तो वो बीच बीच में क्या होता है, कोरोना जैसी बीमारियां आ जाती हैं तो आगे पीछे हो जाती है। सही है? तो ऐसी चीज़ें होती रही हैं। तो कभी कभी कुछ ईयरों में है तो उनमें अप्रॉक्स ईयर भी यदि आप याद रखते हैं तो भी काम चल जाता है। दूसरी चीज़, अभी के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, 1 मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा भूल गए थे तो कमेंट काफ़ी कर रहे हैं कि एक बार क्लास का ये देख लें। भाई क्लास आज चलेगी आपकी 5 से लेकर के 8 बजे तक, 3 घंटे। बाकी टाइमिंग सुबह भी रहेगी, 4 बजे से रहेगी, और 4 से शाम तक क्लास चला करेगी। अभी हमारे जो जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ये नए आते हैं 64 बिट में। किसमें? 64 बिट। और जब ये शुरुआती दौर में आए थे तो ये आए थे किसमें? 16 बिट में। कि सर अब ये बिट क्या बीमारी है? क्या है? बिट। तो आपने ज़्यादा नहीं, इतना सा ही समझ लें कि बिट का मतलब हो गया, आप कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो इतना तो समझते होंगे कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा जानता है जिसे हम बोलते हैं मशीन भाषा। कौन सी? मशीन भाषा। और मशीन भाषा का मतलब जिसमें सारे निर्देश, सारी जो क्रियाएं होती हैं वो 2 डिजिटों पर चलती हैं, 0 और 1, इसीलिए इसको बाइनरी भाषा भी बोलते हैं। 0 और 1 को समझता है और इसके अलावा कुछ नहीं समझता। तो वो जो 0 और 1 है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बिट। क्या बोलते हैं? बिट। ध्यान रखना कंप्यूटर में 2 ही बिट होती हैं। कौन कौन सी? 0 और 1।
इसके अलावा और कोई बिट नहीं होती है। अब ऐसे यदि हम कंप्यूटर में कोई भी इनपुट दे रहे हैं, कोई भी प्रोसेसिंग करा रहे हैं, तो जो कंप्यूटर की क्षमता है वो कितने बिट की है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी भी क्षमता है वो कितने बिट की है? 16 बिट की। सही है ना? तो हमारा जो ये जो ऑफिस बना था शुरू में, ये कितने बिट का बना है? 16 बिट का। क्लियर? और जैसे हमारे पास आया ऑफिस 95, ये फिर बदल के कितने बिट का हो गया? 32 बिट। कितने? 32 बिट का। उसके बाद आया हमारे पास ऑफिस 95 के बाद में 97, तो ये भी हमारा 1996 में ही आ गया था। कब? 1996 में। उसके बाद आया है हमारे पास ऑफिस 2000। कौन सा? ऑफिस 2000, तो ये भी आपका 1999 में। इसके बाद एक अलग से आया है ऑफिस एक्सपी। क्या है? ऑफिस एक्सपी, नाम अलग है, ध्यान से देखना, इसमें ईयर नहीं है। और ये आया है 2001 में। तो इस टाइम एक विंडो आई थी अलग से, विंडो एक्सपी। कौन सी? विंडो एक्सपी। अभी तक काफी लोगों ने यूज किया है। विंडो 7 ने आके थोड़ा रिप्लेस किया था, नहीं तो ज्यादातर आपको ऑफिसों में जो विंडो मिलती थी वो कौन सी होती थी? और इसी के लिए स्पेशल इसको डिजाइन किया गया था, विंडो एक्सपी के लिए। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? ऑफिस एक्सपी। अलग नाम है इसलिए हाईलाइट है। इसके बाद हमारे पास नंबर 10 ये आया है ऑफिस 2003। कौन सा? ऑफिस 2003, तो ये भी हमारा 2003 में। तो 2003 तक, 1995 से लेकर के 2003 तक, ये सारे के सारे हमारे कितने बिट में आए हैं? 32 बिट में। यहां तक ये सिर्फ किस में थे? 32 बिट में। क्लियर है? वो किस में है? और ये 32 बिट में। उसके बाद 2007, 2003 के बाद 2007, ये भी हमारा 2007 में। इसके बाद आया है आपका 2010, ये भी आपका 2010 में। इसके बाद आया है आपका ऑफिस 2013, ये भी आपका 2013 में। उसके बाद आया है आपका ऑफिस 2016, ये भी आपका 2015 में आ गया था। और 2015 में आई थी विंडो 10। कौन सी? उसके साथ इसको रिलीज किया गया था। इसके बाद 17 नंबर पर आया हमारा ऑफिस 2019, जो कि 2018 में ही आ गया था। और यहाँ तक कि यदि हम बात करें, यानी 2007 से लेकर के 2019 तक, तो ये हमारे 32 बिट में भी हैं और ये 64 बिट में भी है, दोनों में अवेलेबल है। 32 बिट में भी मिलेगा ये सॉफ्टवेयर आपको और 64 बिट में भी आपको ये मिलेंगे। कब तक? 2019 तक। फिर खेल बदला इनका विंडो 11। कब आई थी? ये तो आप यदि करंट यूजर हैं तो जरूर पढ़ते होंगे। 18 नंबर वाला जो सॉफ्टवेयर है हमारा ऑफिस 2021, तो ये आया है आपको 5 अक्टूबर 2021 में। और इसी दिन आई थी आपकी विंडो 11। कौन सी? विंडो 11। तो ये पूरी तरह से कितने पर है? 64 बिट पर है। तो ये सारे वर्जन है। अब एक क्वेश्चन शायद इसमें से भी आया हुआ है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन है या नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो ये नाम आपको याद रहेंगे तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा नया है और कौन सा पुराना है। दो तरीके के क्वेश्चन बढ़ते हैं, या तो वर्जन है या नहीं है, या फिर नया कौन सा है और पुराना कौन सा है। इस तरीके सबसे लेटेस्ट पूछ लेता है।
तो ये दो तरीके के क्वेश्चन है और इसके अलावा यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इजी है। ये चीज़ क्या थ्योरी वाला पार्ट है, यानी अभी तक हम सिर्फ हिस्ट्री जान रहे हैं कि ये जो पैकेज बना कैसे बना, कितने इसमें अलग अलग वर्जन आए, कब आए, इनके बारे में जाना है। अब स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर यहाँ से चालू होगा MS वर्ड। तो चलो बताओ सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से? रन विंडो बिल्कुल सही, और डबल क्लिक एकदम ये भी सही दोस्त। ऑल प्रोग्राम में से बिल्कुल 3 तरीके हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर को चालू करने के नॉर्मली 3 तरीके होते हैं। एक तो हर सॉफ्टवेयर के लिए कमांड होती है, उसको आप रन विंडो में डाल के चला सकते हो। जैसे MS वर्ड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? MS वर्ड की। स्टार्टिंग मेथड ऑफ MS वर्ड। नंबर 1 विंडो +R। पहले तो शॉर्ट की दबाओगे कीबोर्ड से। जब ये दबाते हो तो एक कमांड ओपन होती है जिसे बोलते हैं रन कमांड। कौन सी? रन कमांड। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि रन कमांड के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या है उसका? विंडो +R। और इसमें जाकर के आप लिखोगे क्या? विनवर्ड। एक्सेल है तो एक्सेल में जाके क्या लिखोगे? एक्सेल। पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट में जाके क्या लिखोगे? पावर PNT। यहां बच्चा मात खाता है, पूरा पॉइंट नहीं लिखना होता, यहाँ कमांड में क्या आता है? PNT। ये लो, तीनों में यही तरीका काम आ जाता है। दूसरा तरीका जो कॉमन है सब में, कहीं भी आपको इसका कोई भी शॉर्टकट या फिर आइकन देखे स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर आपको आइकन देखे, तो उस पर आप क्या कर दोगे? डबल क्लिक। क्या करोगे? डबल क्लिक। तो भी वो आपका क्या होगा? सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। वो तो आप जनरली जैसे माई कंप्यूटर भी आपको खोलना होता है तो कितने क्लिक करते हो? 2 क्लिक। कोई भी ब्राउजर खोलना होता है, कोई फिल्म चलानी होती है तो कितने क्लिक करते हो? डबल क्लिक। नंबर 3, सबसे पहले स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ होता है भाई? लेफ्ट, इस वाले कॉर्नर पर। कहाँ होता है? लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर होता है। इसमें जाके आप जब क्लिक करते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा? ऑल प्रोग्राम। और ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करोगे तो लिस्ट में ढूंढोगे तब मिलेगा आपको क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और इसमें जाकर के ढूंढोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सेल करना है तो एक्सेल, पावर पॉइंट करना है तो पावर पॉइंट। तीनों में सेम तरीके। और जैसे ही आपका चालू हो जाता है फिर आपके सामने आती है एक स्क्रीन, और वो स्क्रीन बड़े काम की है क्योंकि स्क्रीन में से ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखो, विंडो R दबाते ही ये तो रही आपकी रन कमांड। ये जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? रन कमांड। ये लिखा हुआ देखो रन। इसमें कमांड क्या लिखी हुई है? विन वर्ड। और आप एंटर मार दो, आपका MS वर्ड ये देखो चालू हो गया। ठीक है, ये स्क्रीन बड़े काम की है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में यदि हम शुरुआत करते हैं तो मुंह दिखाई की रस्म पहले करनी पड़ती है। तो ये समझो ये मुंह दिखाई की आपकी रस्म होती है। ये पूरी करोगे तो इसमें से देखो आपके संगणक का एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिख रहा होगा प्रीवियस ईयर का। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछा गया था, सीधे आंसर दिख रहा होगा उसमें। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैंने शायद कल या परसों ही सॉल्व कराए थे क्वेश्चन। यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा होगा, आप S विवेकानंद का यूट्यूब चैनल खोलें और उसमें सॉल्व कराए हुए हैं, उसमें से क्वेश्चन देखें। तो एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर आपको मिलेगा कैलिबरी बॉडी और 11। सही है क्या? डिफॉल्ट फॉन्ट पूछा गया था, तो वो फॉन्ट कौन सा है? कैलिबरी। और उसके साथ साइज भी लिखी गई थी 11 PT। तो डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है, देखो, है ना।
दूसरा एक और क्वेश्चन है था कि ऐसे कौन से फंक्शन हैं, ऐसे कौन से फंक्शन है जो तीनों के तीनों एक साथ एक ही विंडो में आते हैं। 3 ऐसे फंक्शन है, तीनों के ग्रुप बना के ऑप्शन दिए हुए थे जो एक ही विंडो में अपीयर होते हैं। ये भी संगणक का ही क्वेश्चन है। तो एक विंडो खुलेगी, देखो आई क्या? तो ये 3 फंक्शन है, देखो ये आंसर था आपका, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो यानी हमेशा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है, एक क्या ज़्यादा भी होते हैं, जिससे आप कितना भी थ्योरी पढ़ जाओगे तो भी आप उनको टच नहीं कर सकते। वो आप तभी टच कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिकली खोल के देखा होगा। क्योंकि पढ़ाने वाला ये पढ़ा देगा भाई फाइंड ढूंढने के काम आता है, शॉर्टकट की कंट्रोल एफ होती है। रिप्लेस बदलने के काम आता है, शॉर्टकट की कंट्रोल एच होती है। गो टू कहीं भी जाने के काम आता है और शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होती है, जी। ये इतनी जगहों पर जा सकते हो। लेकिन कभी भी किसी ने, मुझे नहीं लगता ऐसे लाइन लिखाएगा कि हाँ भाई जब भी हम खोलते हैं तो ये तीनों एक साथ, जब क्वेश्चन आ गया उसके बाद लिखाना चालू करते हैं। यार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सही है क्या? तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि यदि आपने सॉफ्टवेयर को देखा है, सॉफ्टवेयर को समझा है, तो ही आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सही है ना? और देखो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपने यहां से भी देखे होंगे। ये लो, ये वाला ही देखो, ये पट्टी का ही क्वेश्चन आता है कि फॉन्ट बॉक्स से मिनिमम फॉन्ट की साइज और मैक्सिमम फॉन्ट की साइज कितनी होती है? तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम, ये भी बहुत क्वेश्चन आपने दिया होगा एग्जामों में, आता भी है और रिपीट भी होता है। दूसरा एक क्वेश्चन था कि अधिकतम कितनी हो सकती है साइज, अधिकतम कितनी? 1638। कैसे पता चलेगा? मैनुअली टाइप करके। यहां पर हम वैल्यू डालेंगे, देखो हम कोई भी वैल्यू ऐसे डाल देते हैं और इंटर मारते हैं तो ये मना करेगा और ये एक डायलॉग बॉक्स दे देगा कि हम कितनी वैल्यू अधिकतम ले सकते हैं, 1600। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि MS वर्ड में फॉन्ट की अधिकतम साइज कितनी हो सकती है? तो आंसर क्या है? 1638। ठीक है कि नहीं? तो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको काम आते ही आते हैं। एक और क्वेश्चन था आपका, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एरिया के पीछे का कलर, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एरिया का पीछे का कलर कौन सी टैब से बदला जाता है? लेकिन वहां आंसर कुछ अलग है। रीजन है क्योंकि वो क्वेश्चन आपका MS वर्ड से तो पूछा गया था, लेकिन वर्ड में उसने वर्जन दिया था 365। दिया है कि नहीं दिया क्वेश्चन में? अब 365 की बात करते हैं तो जो फंक्शन वो पूछना चाह रहा है वो फंक्शन एक्चुअल में 365 में फिर यहाँ मिलता ही नहीं। तो उसका आंसर अधीनस्थ बोर्ड ने माना है डिजाइन। क्या माना है? डिजाइन टैब। जबकि उसका आंसर क्या होना चाहिए था? होम टैब। ये देखो साफ साफ लिखा होता है, कहीं पूछने की जरूरत ही नहीं होती। शेडिंग, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। तो आंसर क्या है उसका एग्जैक्ट? तो होम टैब। लेकिन उसने सिर्फ वो 365 में घुमा के और क्या आंसर मान लिया? डिजाइन टैब। और डिजाइन टैब में जबकि एक्चुअल में पेज कलर होता है, ना कि बैकग्राउंड कलर। आइए नहीं आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है, गलती अधीनस्थ बोर्ड भी करता है, गलतियां अधीनस्थ बोर्ड भी करता है। चाहता तो वो क्वेश्चन डिलीट कर सकता था, लेकिन उसने डिलीट भी नहीं किया और थोप दिया बच्चों के ऊपर, ये लो झेलो। अब उसे 1 नंबर की वजह से काफ़ी बच्चे ऊपर नीचे होते हैं। भाई 1 नंबर से कितने तो आप में से बैठे होंगे जो सिलेक्शन से वंचित ही रह जाते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे क्वेश्चनों के प्रति जितना ठोक सकते हो ना, ये रेट वगैरह जो सिस्टम है लगाया करो। खर्चा तो होता है, मानता हूँ, स्टूडेंट में 100-150 रुपये खर्च करना भी। अब सरकार ने उसको, जो ऑब्जेक्शन लगाते हैं बच्चे, उसको भी कमाई का जरिया बना लिया है। मैं क्लियर बोलता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। भाई मैं ये मानता हूँ यदि मुझसे गलती हो रही है, मैं तो एक आम टीचर हूँ, सही है, तो उसकी जवाबदेही मेरी बनती है। वो तो एक सरकारी सिस्टम है, इतना बड़ा बोर्ड है, लाखों बच्चों का भविष्य उस पर टिका हुआ है।
यदि वो गलती कर रहा है तो जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। वो क्या कहता है, नहीं तुम पहले ऑब्जेक्शन लगाओ और उसके बदले मुझे पैसे और दो। उल्टा फ्री होना चाहिए वो सिस्टम। ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। भाई गलती उन्होंने की है, हमारी क्या गलती है कि हमसे तुम गलती को ठीक, गलती तुम्हारी ठीक होगी और पैसे तुम हमसे ले रहे हो।